नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। खबरों का एक्सरे में आपका स्वागत है। खबरों का एक्सरे एक ऐसा शो जहां आप खबरों की गहराई तक जाते हैं और खबरों को जानते हैं विस्तार से। ये एक ऐसा शो है जहां हम खोलते हैं हर खबर की परत दर परत और खबरों को बाकी तमाम खबरों के बीच से चुनकर लाते हैं सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, खबरों का एक्सरे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिसे आज हम अपनी खबरों के पिटारे से चुनकर लाए हैं और जिसका एक्सरे हम करने वाले हैं। पहली खबर, प्रचार थमा, मतदान का अब इंतजार। दूसरी खबर, बारदाना में फंसी धान की खरीदी। और तीसरी खबर, आदिवासियों का उत्सव। जी हाँ, ये तीन खबरें जिनका हम एक्सरे करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले खबर क्या है। पहली खबर ये आपको बताते हैं, बुधवार को एमपी उपचुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कई दिग्गजों ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी और चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम शिवराज, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने अनेकों सभाएं की और चारों सीटों पर मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मतदान में गड़बड़ी एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने निर्वाचन आयोग से इस मामले में शिकायत की है। कांग्रेस ने मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के साथ ही सभी संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत कई अहम मांगे रखी हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। आज करेंगे इस खबर का एक्सरे और जानेंगे कि आखिर हर बार जीत हार के पीछे मतदान में गड़बड़ी का बहाना क्यों किया जाता है और साथ ही सत्ता के सेमीफाइनल में दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियों से किसे कितना फायदा होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और हम ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। 37 सभाएं की हैं उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने 26 तो नुक्कड़ सभाएं की हैं इन 37 में से। पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें तो 11 सभाएं और कमलनाथ की खंडवा में 6 और विधानसभा सीटों पर 5 सभाएं। दिग्विजय सिंह ने कुल 4 सभाएं की हैं और दिग्विजय सिंह ने खंडवा में 3 और पृथ्वीपुर में 1 सभा की है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सचिन पायलट स्टार प्रचारक, उन्होंने भी 3 सभाएं की और सचिन पायलट ने गुर्जर बहुल इलाकों में ये सभाएं की हैं। तो ये तो रहा कि किसने कितनी सभाएं की। और अब ये उपचुनाव का प्रचार जो है वो आज खत्म हो गया है। 30 अक्टूबर को 4 सीटों पर वोटिंग होगी और 2 नवंबर का इंतजार रहेगा क्योंकि 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। अब उम्मीदवार और 5 कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क कर सकते हैं, यानी कि डोर टू डोर कैंपेनिंग प्रत्याशी करेंगे। बाहरी नेता को चुनावी क्षेत्र में रहने की इजाजत नहीं रहेगी। करीब 36 लाख मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे 30 तारीख को। सीटों पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से 110 शिकायतें भी की गई हैं। तो ये था, आज चुनाव प्रचार तो खत्म हो गया, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। चारों सीटों पर मतदाता कितने हैं ये भी जानते हैं। कुल 36 लाख मतदाता हैं चारों सीटों को मिलाकर बात करें। कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। खंडवा 1 लोकसभा सीट जो काफी अहम है, इसकी अगर हम बात करें 19 लाख मतदाता हैं खंडवा में, 19 लाख मतदाता, और यहाँ पे केंद्र बने हैं 2,908। पृथ्वीपुर सीट पर 2 लाख मतदाता हैं और 396 यहाँ पर मतदान केंद्र बने हैं। रैगांव पर 2 लाख वोटर, 313 मतदान केंद्र, और जोबट सीट पर 2,75,000 वोटर हैं और मतदान केंद्र ज्यादा 417 हैं। मतदान केंद्रों को सीसीटीवी से कवर किया गया है, सीसीटीवी लेस होंगे ये, और 804 मतदान केंद्र संवेदनशील माइक्रो ऑब्जर्वर यहां पर लगाए गए हैं। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अब कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसको लेकर शिकायत भी की। कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत और मतदान केंद्रों पर विशेष पुलिस फोर्स तैनात करने की मांग की है। सभी केंद्रों पर कैमरे लगाने की भी बात रखी है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं को क्षेत्रों से बाहर रखने की मांग की है और बीजेपी पर उपचुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है।
बीजेपी ने भी कांग्रेस पर मनी लॉन्ड्रिंग कर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पर बीजेपी ने गुंडे माफियाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग ने अर्धसैनिक बल की 50 कंपनियां तैनात करने का फैसला लिया है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। चलिए सुनाते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, जिस दिन से आचार संहिता लगी उस दिन से भारतीय जनता पार्टी लगातार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही। इसको लेकर हम प्रमाण सहित रोज शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमारी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, आचार संहिता में प्रलोभन दे रहे हैं, नई नई योजना लागू कर रहे हैं, जनता को प्रलोभित और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। अरे आपको कार्यक्रम करना था तो आप आचार संहिता के पहले कर लेते, उसके बाद कर लें। लेकिन पूरा प्रदेश देख रहा है खुली आंखों से कि किस प्रकार भाजपा रोज मजाक उड़ा रही चुनाव आचार संहिता का। तमाम हथकंडे अपनाए, तमाम सरकारी मशीनरी लगाई, दुरुपयोग करने का प्रयास किया, शराब बांटी, पैसा बांटा, मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम किया। वही शंका आशंका हमको अब इस बार भी है, इसलिए हम लगातार चुनाव आयोग के सामने जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का मूल चरित्र ही सवाल उठाना है, प्रश्न लगाना है। जब ये लोग चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, जब पंजाब जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है, जब राजस्थान जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इनके मन के अंदर जो भय है हार का, वह इनको ये प्रश्न उठाने पे मजबूर करता है। कांग्रेस चारों की चारों सीटों पर हार रही है। कड़ी जनता का जो मन है वो भाजपा के पक्ष में है। माननीय शिवराज जी को जनता चारों सीटों पर आशीर्वाद दे रही है और जीत का वर्ण कराने वाली है। खबर क्या है अगली, ये भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर सियासत चरम पर है। 25 अक्टूबर को धान खरीदी को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई, तैयारियों के निर्देश दिए गए। कृषि मंत्री ने कहा कि दिवाली के बाद तारीख का ऐलान भी हो जाएगा, लेकिन बीजेपी 1 नवंबर से धान खरीदी पर अड़ी हुई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इस बार 61 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की अनुमति से बीजेपी उत्साहित है, लेकिन कांग्रेस को केंद्र के इस निर्णय पर भी ऐतराज है। लेकिन आज शाम हिमाचल से रायपुर लौटने पर सीएम बघेल ने धान खरीदी पर बड़ा ऐलान किया और प्रदेश में 1 दिसंबर से धान खरीदी होने की बात कह दी। लेकिन क्या उससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा? क्योंकि हर साल बारदाने की किल्लत की वजह से धान खरीदी प्रभावित होती है। धान खरीदी की तारीख के ऐलान के बावजूद किसान के पास पर्याप्त बारदाना नहीं होने की वजह से धान खरीदी पर खासा असर पड़ता है। दरअसल पिछले साल भी सीएम बघेल ने केंद्र सरकार की ओर से धान उपार्जन के लिए पर्याप्त बारदाने नहीं मिलने की बात कही थी। तो आज करेंगे इस खबर का एक्सरे और जानेंगे धान खरीदी की तारीखों के ऐलान के बावजूद बारदाने की कमी कितना बड़ा संकट हो सकता है। और चलिए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ बोला। तो ग्राफिक्स के जरिए अब इस पर जरा ध्यान देते हैं, इसको जानते हैं। धान खरीदी पर सीएम बघेल ने बड़ा बयान दिया। आज छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी होगी, इस तारीख का ऐलान कर दिया और 1 नवंबर को किसानों को न्याय योजना की राशि वितरित होगी। हिमाचल से लौटे आज हिमाचल में प्रचार के लिए गए थे वहां के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। वहां से लौटने के बाद सीएम ने इसका आज ऐलान किया। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई थी। 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है और खरीदी के हिसाब से बारदाने की व्यवस्था की जा रही है। किसानों के बारदाने से होगी धान की खरीदी। और बारदाने में अटकी धान की खरीदी कैसे जरा बताते हैं। पिछले साल की भी बात करेंगे क्योंकि पिछले साल से ज्यादा किसानों ने धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया है। 2.5 लाख से ज्यादा 2.5 लाख अतिरिक्त किसानों ने पंजीयन कराया है। बारदाने की व्यवस्था पर अभी तैयारी की जा रही है। और पिछले साल की अगर हम बात करें तो बीते वर्ष बारदाने का भारी संकट रहा था। बीते वर्ष करीब 75 लाख बारदाने की व्यवस्था ही हो पाई थी। बारदाने की कमी के चलते धान खरीदी प्रभावित हुई थी पिछले साल भी। किसानों के पास धान के भंडारण के लिए बोरे नहीं थे और किसान 100 बोरे तक की व्यवस्था ही
कर सकते हैं। तो क्या इस बार भी ये दिक्कत आएगी, ये बड़ा सवाल है। पिछले साल सीएम ने गुहार भी लगाई थी। 2020 की बात करते हैं, 1 दिसंबर से ही तब भी धान खरीदी शुरू हुई थी, जिसमें 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था और किसानों के पास भंडारण के लिए पर्याप्त बारदाना यानी कि बोरे नहीं थे। सीएम बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप भी लगाया था, केंद्र से बारदाना नहीं मिलने का पर यह आरोप लगाया था और राज्य को सिर्फ 1 लाख बारदाने ही मिले थे। तो 21 लाख किसानों की आजीविका पर इसका प्रभाव पड़ा था। और अब इस बार कैसे होगा, ये भी जानने समझने वाली बात है, क्योंकि धान खरीदी तो शुरू हो जाएगी और अच्छे से शुरू हो जाएगी, लेकिन जब धान खरीदी के बाद बारदाने नहीं होंगे तो वो दिक्कत जो पिछले साल हुई थी वो इस बार ना हो, इसके लिए क्या कुछ। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की बात करेंगे। रायपुर में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। 28 तारीख से शुरू हो रहे आदिवासी महोत्सव में कई दिग्गज नेता शामिल होने वाले हैं। उद्घाटन समारोह में जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन शामिल होने आएंगे, तो वहीं 29 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेता भी आदिवासी समाज के इस उत्सव में शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस आदिवासी दिवस में क्या कुछ खास होगा और आदिवासियों के लिए कितना खास है, देखिए। रायपुर में होने वाले आदिवासी नृत्य महोत्सव के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण पर हैं। बुधवार को खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें, महोत्सव में फिलिस्तीन, श्रीलंका और नाइजीरिया की टीम ने भी हिस्सा लिया था। 28 तारीख से अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल रायपुर में हो रहा है। मंत्री अमरजीत भगत जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप जायजा ले रहे हैं, क्या कुछ दिख रहा है? राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल शुभारंभ होना है। कल हमारे मुख्य अतिथि होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन साहब और 29 तारीख को मुख्य अतिथि होंगे हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री छन्नी जी। तो इस प्रकार से अब तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेज का और बाकी बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट, बाकी प्रेस का और वीआईपीस का और जो टीम्स आएंगे उनका एंट्री किधर से रहेगा, वो सब थोड़ा सा एक बार देखने के लिए हमने आए हैं। मुख्यमंत्री ने समीक्षा ली थी, उन्होंने खास तौर से कहा था कि ख्याल रखा जाए खास तौर से जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें आ रही हैं, 7 देशों से टीमें आ रही हैं, तो किस तरह का उनके लिए इंतजामात है, क्या व्यवस्था? सबसे पहले तो जो आ रहे हैं उनका टेस्ट रिपोर्ट देख रहे हैं और टेस्ट रिपोर्ट के साथ जब एयरपोर्ट में आ रहा है तो उनका यहाँ भी टेस्ट हो रहा है। उनको चेक करने के बाद ही इधर एंट्री मिल रहा है। तो एहतियात पूरी तरह से बरती जा रही है और यहाँ आने के बाद उनका पूरा ख्याल रखना, राज्य का मान सम्मान, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मान सम्मान में उनके कोई वो ना है, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो इस बार क्या विशेष है? देखिए, ये जो मौसम है, ये किसानों का फसल कटाई का मौसम है। फसल अच्छा हुआ है, सब लोग में उमंग और उत्साह है, उत्साह का माहौल है। ऐसे समय में आदिवासी नृत्य महोत्सव होना अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है। जब कोरोना काल में भी आदिवासी भाई लोग किस प्रकार से सीमित संसाधन में संयमित होकर के अपना जीवन यापन किए और वनोपज को कलेक्ट करके किस प्रकार से आर्थिक स्वावलंबी के लिए काम किए, वो भी एक लोगों के सामने उदाहरण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अमरजीत भगत जो बता रहे थे कि कोरोना काल में किस तरह से आदिवासियों ने संयमता का परिचय दिया। दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति आदिवासी संस्कृति की खूबसूरती, उसकी रंगत, वैश्विक रंगत 3 दिन तक रायपुर से बिखरेगी। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, न्यूज़ 24।